जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण से हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि हमारे 8th हाउस में जब प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं तो हमको क्या चीज़ त्यागनी चाहिए, क्या कांस्टेंट चेंज हमारे जीवन में हमको उठाने पड़ सकते हैं। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एनरिच करेगा नॉलेज में, अवश्य पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके साथ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या फोकस है, क्या गोल्स हैं, क्या करने आए हैं जीवन में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, 8th हाउस में प्लैनेट्स अगर बैठे होंगे तो वो हमारे जीवन में क्या कांस्टेंट चेंजेस या क्या हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि ठीक है 8th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हों, हमको उनके उपाय करने पड़ते हैं, कई प्रकार की रेमेडीज करनी पड़ती हैं, कई प्रकार की पूजा करनी पड़ती हैं उसको सरल बनाने के लिए या अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो मूलभूत चेंज की ओर इशारा करता है। ये बात अवश्य याद रखिए कि 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स में अगर हम मूलभूत रूप से प्रैक्टिकली अपने जीवन में चेंजेस नहीं लाएंगे उस प्लैनेट से लेके, तब तक बहुत कुछ होने वाला है नहीं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर वो कांस्टेंट हमको परेशानी, वरीज, चिंता या हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स, डिलेज या क्रॉनिक प्रकार की जो है हमको दुष्परिणाम वो देता रहता है। तो ये बात अवश्य समझने की है कि एक तो 8th हाउस में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो हमारे जीवन की जो है परिवर्तन को दिखाता है, चेंज को दिखाता है। तो वो प्लैनेट भी बैठा हुआ वहाँ पे हमको चेंज कराता रहता है। इनफैक्ट साइन भी जो होते हैं ना, तो 8th हाउस में जो भी हमारा साइन होगा तो वो भी हमको समय समय पे बदलाव की ओर ले जाता रहता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ शुरुआत में आपको कि 8th हाउस में आपकी पत्रिका में मान लीजिए साइन है कर्क राशि का, साइन 8th में पड़ता है, तो आप देखेंगे आपके इमोशंस में शुरुआत से लेके और जीवन में जिस उम्र तक भी आप इस समय चल रहे हैं और बाद में भी आप देखेंगे आपके अपने इमोशंस में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, गुड बैड। कभी बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए इराटिक हो जाता है, कभी बहुत रिफाइंड हो जाता है, आप ये देखते रहेंगे। और क्यों? क्योंकि कर्क राशि हमारी माता जी को, घर को, पीस को, हैप्पीनेस को, शांति को, आनंद को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी आप देखेंगे कि एक कांस्टेंट इस चीज़ में भी चेंज हमारे जीवन में चलता चला जा रहा है। तो साइन भी जो होते हैं 8th हाउस में वो भी हमको बहुत कुछ बताते हैं कि मान लीजिए किसी के चार्ट में जो है वो कोई प्लैनेट 8th हाउस में नहीं बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में जो साइन होता है वो बहुत कुछ हमको बताता है यहाँ पे। तो इस बात को भी ध्यान रखने की, मैं उसके बारे में भी आपको जो है 2-4 चीज़ें अवश्य बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्लैनेट बैठा होगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड हमको अपने जीवन में क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या त्याग करना पड़ेगा, ताकि जेन्युइनली हम अपने स्वयं की मदद कर पाएँ। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए 2nd हाउस जो होता है वो हमारे सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, हमारी फैमिली है, परिवार है, हमारा सेविंग्स है। 8th हाउस आउटलेट है, उसके ठीक ऑपोजिट है, वो उसका आउटलेट है। जो हम खाते पीते हैं और 8th हाउस से जो है वही निष्कासित होता है, हम निकालते हैं 8th हाउस से। तो हर एक घर का एक बैलेंस है, एक पॉइंट है, एक शक्ति पॉइंट है। 2nd का 8th, 8th का 2nd, इस तरीके से हम लोगों को देखना होता है, मैच करना होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में इस बात को रखने का मतलब क्या है कि देखिए 8th हाउस जो है जब तक हमारे जीवन में क्लियर या क्लीन नहीं होगा तब तक हम 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों का आनंद या सुख या लाभ नहीं ले पाएंगे। 2nd हाउस हमारे खाने पीने का है, परिवार का है, पैसे का है, हमारे कुल का है, हमारी बोलचाल का है, हमारी स्पीच का है।
सारी चीज़ों का सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूँ आप कह लीजिए कि ये हमारी सस्टेनेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं ना कि हम किसके सहारे जी रहे हैं, हम किस बल पे जी रहे हैं, हमारे जीने का कारण क्या है, हमको रोज पोषित कौन रखता है, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस हमको पोषित रखता है। और वहीं एट्थ हाउस जो है वो कांस्टेंट चेंज का है, वो रोज बदलाव करता रहता है हमारे जीवन के अंदर। अगर हम उन बदलावों के साथ चल पाते हैं, हम उन चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, या हमको कुछ त्याग या बलिदान करना पड़ता है ताकि हम सेकंड हाउस की चीज़ों को इंजॉय कर सकें, अपने लाइफ में सेकंड हाउस को जो है हम कंट्रोल कर पाएँ। तो एट्थ हाउस की चीज़ों से रिलेटेड हमको सैक्रिफाइस करना या चेंज करते रहना, कांस्टेंट चेंज को एक्सेप्ट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एट्थ हाउस में जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में चंद्रमा बैठे हुए हैं, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पूजा पाठ यहाँ पे करने पड़ते हैं और वो करेक्ट है, मैं उनको गलत बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, करना ही चाहिए एट्थ हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके जीवन में क्या है कि देखिए, चंद्रमा जुड़ा हुआ है हमारे मन से, चंद्रमा जुड़ा हुआ है हमारे इमोशन से। चंद्रमा, अब हमको ये पता चल गया कि एट्थ हाउस में अगर हमारे चंद्रमा बैठा हुआ है और ये हमारे इमोशंस और मन का कारक है, तो इस वाले पॉइंट को हमको अपनी जीवन से अलग हटा देना पड़ता है, बिल्कुल अलग हटा देना पड़ता है। यही आपको त्याग या सैक्रिफाइस करना है। घर परिवार की बात हो, इमोशंस बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनको हटा दीजिए। रिश्तेदारियों में आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनको हटा दीजिए। काम में आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनको हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, एट्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो हमारे प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, अब वो हमको ये कर्मा बताता है कि देखो हमको इस प्लैनेट को करेक्ट करना है। वजह, क्योंकि पूर्व जन्म में कई चीज़ों में, उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पूर्व जन्म में कई चीज़ों की वजह से उस प्लैनेट से रिलेटेड हो सकता है हमारे जीवन में या हमारे कुल में या हमसे स्वयं से कुछ गलतियाँ हुई हैं। अब वो प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब उससे रिलेटेड हमको जीवन में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबके लिए नहीं होता है। कभी चंद्रमा एट्थ हाउस में बैठ के व्यक्ति को अपने ही घर का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रदान करता है। लेकिन अगर चंद्रमा एट्थ हाउस में बैठा हुआ है किसी का भी, तो उसको अपने जीवन में त्याग या सैक्रिफाइस या कांस्टेंट चेंज उसको अपने मन में करते रहना पड़ता है ना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव हो रहा है। आज हम लखनऊ में रह रहे हैं, कल हम बेंगलोर में रह रहे हैं, कल हम नागपुर में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको अपने मन को चेंज करते रहना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे भाई हम एक ही जगह क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, हमको बार बार अपना घर चेंज करना पड़ता है, पूरी व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ती हैं, उससे हमारा जीवन डामाडोल है। अरे यही लिखा है आपके चेंज, इसी चेंज से आपको निकलना है और यही आपको सैक्रिफाइस करना है। आपको अपने मन को पीछे हटा लेना है हर एक चीज़ में। एट्थ हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि देखिए, अपने मन के अनुकूल होके हमें काम नहीं करना है। ये बात याद रखिए, जैसे परिस्थिति आ रही है, जैसे जीवन आ रहा है, उसी के अनुकूल होके हमको अपने जीवन में काम करना है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और पॉइंट भी वो चीज़ शो करता है कि जो भी प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, वो चीज़ आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत करिए। ये सैक्रिफाइस भी आपको करना पड़ता है। जैसे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है आपके एट्थ हाउस में, तो दूसरे आपके इमोशंस को, मन को, भावनाओं को समझेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा ही दीजिए। ये बात का कभी कंप्लेंट मत करिए कि देखिए हमारी माता जी, हमारे चाचा, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स, हमारे मित्र, वो हमारे मन को नहीं समझते हैं, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हमारा उनके साथ इमोशनली हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दुख होता है, उसकी वजह से हम अपने आप को पेन हमको प्राप्त होता है। ये होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करिए। यही चीज़ों का आपको कांस्टेंट चेंज और सैक्रिफाइस लाइफ में करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में बांध लीजिए कि मूलभूत हैं ये। चंद्रमा अगर एट्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप ये काम नहीं कर सकते। बाकी की पूजा पाठ,
जो भी उपाय आप करेंगे वो आपको असिस्ट करेंगे, मदद कर रहे हैं आपको, लेकिन वो चीज़ को इराडिकेट नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। उसके लिए आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव या त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रमा अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो और 100 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चंद्रमा देखिए हमारी माता का कारक है। अब अगर वो 8th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये भी बताता है कि हमारा उनके साथ रिश्ते में जो है कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, या हमको कई प्रकार का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ये भी बताता है। अब चंद्रमा जिन बातों का कारक है सारा, आप समझ लीजिए वो हमारे घर का भी कारक है। 4th हाउस का लॉर्ड होता है काल पुरुष की कुंडली में। अब 4th हाउस का हमारे कारक है घर का। अब वो चंद्रमा बैठा हुआ है हमारे चार्ट में 8th हाउस में, मान लीजिए बैठा हुआ है। अब हमको ये लगता है कि हमारे अपने घर के प्रति जो है बदलाव होते रहते हैं, कभी किसी के रेजिडेंस चेंज हो रहे हैं, कभी किसी के घर के हालात जो हैं कभी बिल्कुल एक जैसे रहते ही नहीं हैं। उनका हर 2 महीने 4 महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, कोई ना कोई बदलाव होते रहते हैं हमारे घर के सिनेरियो में, या घर की वजह से कई बार हमारे मन में, स्वयं के मन में कई बार चेंजेस या उथल पुथल हमारे जीवन में होती रहती है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, हो सकती हैं व्यक्ति की जब चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे समझने की क्या बात है कि ये सारी चीज़ों के मध्य में, इन बिटवीन, हो सकता है आपको अपने जीवन में यही चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़े। अच्छा, चंद्रमा जो है वो माँ के साथ स्त्री का भी कारक है। अब कई लोगों को अगर हम इसको बड़े एस्पेक्ट में देखते हैं कि पत्रिका में हमारे शुक्र भी खराब है, चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब स्त्री से रिप्रेजेंट करता है, वुमेन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा और शुक्र हमारे चार्ट में। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में 8th में बैठा है तो हमको ये भी समझना है कि हमको उस विषय में भी जीवन में हो सकता है कांस्टेंट चेंज देखने को मिले। दूसरी बात, हमको वहाँ पे सैक्रिफाइस करना ही करना पड़ेगा जीवन में, हमको ये भी करना पड़े। अच्छा, और भी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रमा अगर 8th हाउस में बैठा होगा, मैंने आपको बताया हमको एक्चुअली में किस बात का जीवन में बदलाव या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है और वाटर एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब व्यक्ति कहता है मेरा चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ है, मैं फिश बहुत खाता हूँ, आई लव टू ईट फिश। अब आपको समझ लीजिए कि आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो हार्म कर रहा है, आप उसी के एलिमेंट को खा रहे हैं, चंद्रमा के एलिमेंट को ही आप खा रहे हैं, तो आप स्वयं अपने मन को खाते जा रहे हैं, खुद ही खाते जा रहे हैं, आप ऐसा समझिए। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हर उस चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या उसमें बदलाव के लिए तुरंत तैयार रहना पड़ेगा जो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तब आपके जीवन में मूलभूत बदलाव, शांति, संतोष तब आएगा। आप इस बात को ये याद रखिए, क्योंकि देखिए 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, मन कभी डरेगा, कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएगा, कभी किसी बात में वहम करेगा, कभी किसी बीमारी को पकड़ लेगा, कई चीज़ें हैं। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है ना, चंद्रमा हमारा मन है और 8th हाउस में बैठेगा। काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो साइन का है। अब चंद्रमा जब यहाँ पे बैठता है, या तो वो देखिए रिसर्च वाली फील्ड का व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, रिसर्च हो, इन्वेस्टिगेशंस में पढ़ा हुआ हो, PhD होल्डर्स हो, कई प्रकार के डॉक्टर, हीलर, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हो, तब तो वो ठीक है, तब तो उसने एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया और उसी एनर्जी की तरफ वो बढ़ रहा है, उन चीज़ों की तरफ। नॉर्मली हर आदमी तो उन विषयों की तरफ जाता नहीं है। तो अब चंद्रमा जब 8th हाउस में बैठा होगा तो उनको समझना पड़ेगा कि हमको अपने जीवन में एक्चुअली में क्या त्याग करना पड़ेगा। ये मन हमारा मन नहीं है, हमको अकॉर्डिंगली जीना पड़ेगा। जो सिचुएशंस आ जाएं, जो बदलाव आ जाए घर में, परिवार में, हमारे लोगों के साथ, मित्रों के साथ, तो हमको अपने मन को उसी अकॉर्डिंग बना लेना पड़ता है। यहाँ पे अपने मन की देखेंगे हम, हमारे मन की हो, हमारे मन की नहीं हो रही, हमारा मन ये चाहता है, हमारा मन ये, तो आप ये समझ लीजिए उसकी वजह से जीवन भर आप परेशान रहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। अब उसी तरीके से आप मान के चलिए आपका सन बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो आप ये कहेंगे कि अगर सन बैठा हुआ है तो हमको क्या चेंज या क्या सैक्रिफाइस। देखिए सन
हमारी पोजीशन को, अथॉरिटी को, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये हमारे जीवन में। अब अगर वो 8th हाउस में बैठा हो तो पहले ही वो ये बताता है कि देखो भाई, जीवन में तुम्हारी जो ये पोजीशन है, आइडेंटिटी है, नाम है, गवर्नेंस है, कोई एक हमारा होता है ना कि भाई हम किसी चीज़ के ऊपर रूल करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर शासन करते हैं, हमारा अधिपत्य है, अधिकार है इन चीज़ों के ऊपर, वो बदलता रहेगा आपका जीवन में। अगर सन बैठा हुआ है तो वहाँ पे आप कांस्टेंट चेंज देखेंगे, क्योंकि सूर्य है, आज आपके पास अधिकार नहीं है, कल है, फिर कल नहीं होगा, नाम है, नहीं है, फिर होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि सन अगर 8th हाउस में बैठा होगा तो आपकी आइडेंटिटी में, आपकी पर्सनालिटी में कांस्टेंट एक चेंज जीवन में होता ही रहेगा। ये बात को आप याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सन रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में हमारे, जैसे मैंने कहा आपको, पावर को, अथॉरिटी को, पोजीशन को, हमारे नाम को, यश को, फेम को रिप्रेजेंट करता है। अब वो 8th हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैं जो भी करता हूँ मुझे यश नहीं मिलता, मेरा कहीं नाम नहीं होता, मैं काम करता हूँ पीछे छुप के काम कर रहा हूँ तो ठीक है, लोग उसका फायदा उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहीं पे नाम नहीं हो रहा, कोई पोजीशन नहीं मिल रही, जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे सही तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा हूँ। तो आपको क्या चीज़ समझनी है कि देखिए, अपनी ईगो, अपना मान, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता दूं, आप उससे परे हट के काम करिए। आप जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, दोस्त, यार, मित्र, माता पिता, भाई, चाचा, नाना, ताऊ, कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि नहीं भैया देखो, मैं किसी एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम हो या ना हो, मैं करता भी हूँ फिर भी मेरा नाम नहीं हो रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई ये नहीं कह रहा है कि मुझे श्रेय नहीं दे रहा है, मुझे उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ अपने जीवन में सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिए। मेरा ये ईगो है, अब सन जाना जाता है देखिए ईगो के लिए, मान के लिए, अभिमान के लिए। कई बार वो दूषित होगा, कई बार वो टूटेगा। हम उसी मान या अभिमान के लिए कई बार लाइफ में लड़ेंगे, झगड़ेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको वो पाना है तो हम उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे। सन 8th हाउस में बैठा है और उतना ही वो हमको और दबाता चला जाता है। तो अभिमान यहाँ पे या मान की बात या ईगो की बात किसी चीज़ में मत लेके आइए, चाहे वो काम में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ को लेके ईगो कभी भी विषय मत बनाइए, क्योंकि ईगो यहाँ सन बैठा हुआ आपकी तोड़ेगा ही तोड़ेगा, या उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। नौकरी में प्रॉब्लम उठानी पड़ेंगी, अधिकारियों के साथ प्रॉब्लम उठानी पड़ेंगी। सन रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को, अब फादर के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फादर को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से हमारे रिश्ते खटास भरे हुए हो सकते हैं। वैसा जरूरी नहीं है कि सन 8th हाउस में बैठा होगा तो जीवन में सभी के रिश्ते अपने पिता के साथ खराब होंगे, नहीं हो सकता है उनके पिता को कुछ प्रॉब्लम जीवन में हो, उनकी हेल्थ इश्यूज हो, या भगवान ना करे उनके पिता असमय चले जाएं जीवन में, तो उसके बिना उनको जीवन बिताना पड़े। वो ये भी रिप्रेजेंट करता है, सन 8th हाउस में बैठा हुआ ना, कांस्टेंट चेंज है, वो आपको एक शेल्टर, एक जिसको कहते हैं ना, प्रमुखता से आपके सर के ऊपर हाथ हो सकता है नहीं आपको प्राप्त हो रहा है, उसके बिना आपको चलना पड़े, उस गाइडेंस के बिना आपको चलना पड़े। सूर्य जो है पिता है, सहारा है, हमारा सोर्स ऑफ, जिसको कहते हैं ना, पावर है हमारे पीछे, हमें वही कोई जीवन में कभी भी नहीं मिली, शुरुआत से नहीं मिली। यही चीज़ का चेंज भी आपको देखिए उठाना है। और प्लस आप ये मत करिए, सैक्रिफाइस आपको यहाँ क्या करना है, आपने कोई चीज़ जीती, आपने कोई चीज़ करी, आप किसी चीज़ के लिए सक्षम हैं, आप उस चीज़ के लिए आपको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, आप उस वाले विषय में अपने सैक्रिफाइस करना सीख गए, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो जाए, किसी को यश मिल जाए, किसी को वो मिल जाए, मैं उस दौड़ में नहीं जाऊंगा, मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान की कृपा से नॉर्मलेसी में आती चली जाएंगी। तो ये आपको मेजर शिफ्ट आपको अपने जीवन में करना है। अब सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को, सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वो 8th हाउस में अगर किसी के चार्ट में बैठा हुआ है तो मान, यश, फेम, या जो कह लीजिए पहचान आपको किस चीज़ में मिलेगी,
एट्थ हाउस की चीज़ों में मिलेगी ना। आप जितना एट्थ हाउस की चीज़ों के अंदर जाएंगे वहाँ से आपको असली ऊर्जा मिलेगी, असली साक्षात्कार कर पाएंगे आप अपनी आत्मा से। अब एट्थ हाउस की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं आपको स्वयं से मिलाने के लिए। वहाँ पे आप अपना एनर्जी लगाइए, वहाँ मत लगाइए जहाँ पे सूर्य, अब देखिए नॉर्मली रिप्रेजेंट हम लोग सूर्य के लिए कहते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं भाई काल पुरुष की कुंडली में वो 5th हाउस का लॉर्ड है। अब वो संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे मंत्र पूजा पाठ को भी रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस इज ऑफ मंत्र पूजा पाठ। अब वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि हमको कभी संतान के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े, संतान के लिए हमको अपने जीवन में कांस्टेंट चेंज उठाने पड़े। सन रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल प्रेम को, 5th हाउस का लॉर्ड है काल पुरुष की कुंडली में, 8th हाउस में बैठा हुआ है। आपको ये लगे कि हमको जीवन में कभी प्रेम प्राप्त हुआ ही नहीं है। हम प्रेम देते तो आए हैं, हमने लोगों को तो दिया है, हमने अपनी अंतरात्मा को मार के, अपने आप को गला के, अपने आप को नीचे गिरा के हमने दूसरों को तो सपोर्ट किया है, हमने दूसरों को तो प्रेम किया है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। तो देखिए सन आपका 8th हाउस में बैठा है, यही आपके लिए जीवन का सैक्रिफाइस था। आप इस बात को हमेशा ये याद रखिए, ये आपको चीज़ करनी पड़ेगी। ये मूलभूत जब तक बदलाव नहीं करेंगे आप अपने अंदर, तब तक आप अपने आप को कष्ट देते रहेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में। अब मंगल जो प्लैनेट है वो है ऊर्जा का, एक्शन का। हमारे जीवन में सारे कार्य जो हैं वो मंगल के थ्रू ही होते हैं। मंगल में अगर दम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सेना खड़ी हुई है, बहुत सारी आर्टिलरी है, एमिनेशन है, सब कुछ है, हमारे पास सेनापति ही बेकार हो गया, हमारा सेनापति ही नहीं है, तो काहे का एक्शन? कौन हमें आगे ले जाएगा लड़ाई में, जंग में? ये जो जीवन है हम और आप जी रहे हैं, ये नित्य का एक युद्ध है, समझ लीजिए एक। और अब उसके लिए अगर हमारा सेनापति यानी कि मंगल जो है वही हमारे चार्ट में वीक है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे कि मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो हमको क्या आगे लेके जाएगा? अच्छा, अब मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है, आपके जीवन में आप ये देखेंगे आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक एक्शन करने का तरीका है, वो जीवन में बदलता रहा है। एक समय आप इतने ज़्यादा बलवान हैं कि कहिए आप शेर से लड़ जाएं, और एक समय आप ऐसे दब्बू हैं कि आप जीवन में एक सर्दी जुकाम खांसी आपको हो जाता है तो आपको लगता है अब गए, सीताराम हो गया हमारा। एक मंगल वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कांस्टेंट चेंज चल रहा है आपकी ताकत में। अब 8th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो हमको पहले ही मालूम कि अच्छा भैया मंगल अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो हमको अपनी हेल्थ, पावर, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों में तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल की शक्ति चेंज हो रही है ना। आज ऐसी है, कल ऐसी है, परसों ऐसी हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके। हमको वो चीज़ अपने लाइफ में रेगुलेट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी फॉर्म ऑफ योगा है, एक्सरसाइज है, कुछ भी जो आपको पसंद आता है, जिम है, वो हमको करना ही करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम अपने मंगल को सही तरीके से आगे बढ़ाएं, हमको वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहे अपने शरीर के ऊपर। मंगल हमारे शरीर की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा शरीर हमको भगवान ने दिया, बनाया माता पिता की वजह से। अब बल जो है, ताकत जो है वो मंगल है। अब मंगल 8th में पड़ा हुआ है तो हमको अपने शरीर को बलवान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज में आप देखेंगे कांस्टेंट बदलाव होता चला जा रहा है। अच्छा, मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे क्रोध को, हमारे गुस्से को, हमारी जो है इंपल्सिवनेस को, एक इराटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है मंगल। यहाँ आप देखेंगे इन चीज़ों का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसी भी तरीके की तेजी, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, तू मैं, कहीं पे भी, बहन भाई, चाचा ससुराल, मम्मी पापा, चाचा नाना ताऊ, नौकरी, वहाँ पे आप ऐंठ नहीं सकते, वहाँ आप लड़ नहीं सकते हैं। आपको अपने जीवन में ये बदलाव लेके आना ही पड़ेगा। अगर मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको सैक्रिफाइस कर देना पड़ेगा अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपनी एक, कई बार हमको अपनी कहते हैं ना, अरे हम अपनी आइडेंटिटी के लिए ना लड़े, हम अपने लिए ना लड़े, हम अपनी पर्सनैलिटी के लिए ना लड़े। लेकिन देखिए मंगल अगर 8th हाउस में बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में वो 1st हाउस का लॉर्ड है।
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके मान लीजिए आपके चार्ट में ये सोचिए वो 8th हाउस में पड़ा हुआ है, तो कई बार बेइज्जती होगी, कई बार अपमान होगा, कई बार डाउन होगा, कई बार स्वयं की अपनी आदतों अपनी चीज़ों की वजह से स्वयं को पीछे कर लेगा। कब क्या काम सही करना था, क्या एक्शन लेना था, नहीं लिया उस समय हमने, क्योंकि मैंने बताया ना एक्शन में चेंज होता रहेगा इस मंगल का 8th हाउस में। कब हमको एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है, कब किसके साथ बोलना है, कब किसके साथ नहीं बोलना है। एक ऐसा बिहेवियर 8वें में मंगल बैठा हुआ है, लोग कह रहे हैं नहीं इनसे नहीं बोलेंगे भैया, इनसे जब भी बोलो तो लड़ाई झगड़ा निकल के आएगा ही, कंफ्यूजन, हमेशा हर चीज़ में आप बहस बना लेंगे और एक बात को जो है वो लंबा घसीट देंगे जब तक कि वो युद्ध का रूप ना ले ले किसी भी चीज़ में। इस चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना है, यू हैव टू सैक्रिफाइस दिस मंगल। ये मंगल को अब आपको अपना इंटरनलाइज करना है, वो ताकत आपको अंदर ले जानी है। ये मंगल अष्टम में बैठ के, अष्टम बहुत गूढ़ घर है, ये बात को याद रखिए। इस मंगल को एनर्जी दीजिए तप की, तपस्या की, हठ की, इन चीज़ों की तपस्या दीजिए, अपने आप को बनाने में, अपने आप को उठाने में, अपने आप को करेक्ट करने में आप इस मंगल को ताकत दीजिए, एनर्जी दीजिए। लेकिन बाहर दुनिया में एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, अगर आपका मंगल 8th हाउस में बैठा है और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसा व्यक्ति होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा पीसफुल। आपको पीस का अवार्ड दिया जाना चाहिए ऐसे समय में। तब आप समझ लीजिए आपने 8th हाउस के मंगल जो आपका बैठा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है। यहाँ पे 8th हाउस में मंगल अगर आपके बैठा होगा तो आप ये भी याद रखिए, कई बार आप स्वयं गलती करके अपनी पोजीशन में हारेंगे, आप खुद छोड़ेंगे उसको, गलतियां करेंगे। आप जिस जगह पे आज हैं वो कई बार उसमें आपका स्वयं का हाथ होगा। आप ये देखेंगे आपने उस अपनी एनर्जी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, पढ़ाई के समय पढ़ाई, नौकरी के समय नौकरी, लोगों के साथ व्यवहार के समय व्यवहार, तो आप देखेंगे कि आप उसमें मूलभूत खुद एक मेन रूप से प्रत्यक्ष थे जहाँ से चीज़ें बिगड़ी हैं, खराब हुई हैं। तो हमको ये समझना है कि मंगल अगर हमारा 8th हाउस में बैठा है तो हमको इन चीज़ों से कोसों दूर रहना है। एक जीतने की एबिलिटी मंगल शो करता है, विनिंग है, वो विक्ट्री चाहता है, जीत चाहता है। अब जीत आपको किसके ऊपर चाहिए ना, जीत हर एक चीज़ के ऊपर अगर आप चाहने लगेंगे तो लोगों को लॉस करते रहेंगे ना। कई बार हम किसी चीज़ में जीत गए, हमको लगा वाह मैं तो जीत गया, मंगल अष्टम में बैठा है, साम दंड भेद से मैंने किसी भी प्रकार से मैंने अपने आप अपनी लाज बचा ली, मैंने नाम बना लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने दूसरे आदमी को लताड़ दिया या पछाड़ दिया, और पता चला आपके जीवन में आप अकेले रह गए, सब भाग गए। उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ है, ये हमेशा इन चीज़ों में लड़ता रहता है जीवन में, इसको सिर्फ अपनी कहते हैं ना अपनी बात को रखना है, कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई भी चीज़ हो। कई बार ऐसा भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अष्टम में मंगल बैठा है एंड यू आर नॉट करेक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, आप बिल्कुल राइट होंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड नहीं करेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि आप हावी हो रहे हैं, आप अपना मत रखने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को पीछे नहीं करेंगे और अगर आप करेक्ट भी होंगे तो भी आप देखेंगे जीत के भी कई बार आप हार जाएंगे। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मंगल रिप्रेजेंट करता है जैसे कि मान लीजिए रेड मीट को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी के चार्ट में अष्टम में मंगल बैठा है, वो कह रहा है कि मैं मीट वगैरह बहुत खाता हूँ और मुझे प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, तो आप वो समझ सकते हैं कि किस चीज़ का उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मंगल रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी, ब्रदर। अब यहाँ पे भी कई प्रकार के उन चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। अष्टम में अगर मंगल बैठा है तो हो सकता है कई बार आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिले, कई बार हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आपको अपने जीवन में एक कांस्टेंट चेंज देखते रहना पड़े, वो आपको उठाना पड़ सकता है। ये आपकी लाइफ का पैटर्न है, मूलभूत चीज़ों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दूसरा, भाई को रिप्रेजेंट करता है मंगल, और अगर अष्टम में बैठा है तो ठीक है, आज आपके भाई का संबंध अच्छा है, कल खराब हो गया। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि या तो मैं त्याग या सैक्रिफाइस करूं और हर हाल में अपने भाई के साथ अपने रिश्तों को करेक्ट रखूं, या तो वो टूट ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर मंगल अष्टम में बैठा हो। मैंने मूलभूत आपको बातें बताई हैं, उन चीज़ों में चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो
कहते हैं ना, चार्ज है, जो एक्शन है, जो पॉइंट है, कहाँ लग रहा है, सही जगह लग रहा है या खराब। आपके अंदर बहुत बला की ताकत है। आप उल्टे सीधे दोस्तों में, उल्टी सीधी चीज़ों में अपने आप को, जीवन को लगा के उस एक्शन को, उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मंगल यहाँ पे आपको बहुत बेकार परिणाम देगा। और यही मंगल की एनर्जी को अगर आप इंटरनलाइज करके, अपने आप को रोक के, अपने आप को करेक्ट करके, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई खोट ना हो, कोई त्रुटि ना हो, मैं आपको अपने आप को करेक्ट करता रहूं। मैं खाने में खराब था, मैं उसको करेक्ट कर लूँ। मैं बोलने में खराब था, उसको करेक्ट कर लूँ। मेरा हेल्थ खराब थी, मैं उसको करेक्ट कर लूँ। मैं लोगों के साथ जब बोलता था तो लड़ाई झगड़े वाली बात बोलता था। आज मैं लोगों के साथ अगर बोलूँगा तो मैं उनको बताऊँगा कि कठिन समय में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आज मैं उनको ये सिखाता हूँ। मंगल अगर अष्टम में बैठा है, क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान काल पुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो है। मंगल रणनीतिकार है, 8th में बैठा हुआ, ट्रांसफॉर्म हो के अपने आप को, वो एकदम से ये नहीं है। अब ये मंगल आपसे क्या कहता है? ये मंगल आपसे ये नहीं कहता है कि आपको पता चला है कि 100 फीट नीचे कूदना है, कूद गए, मंगल कूद जाएगा यहाँ पे कई बार। लेकिन अब 8वें स्थान का मंगल बैठा हुआ आपको क्या, कैसे कह रहा है कूदने को? वो कह रहा है देखो, पहले लंबाई नापो, 100 फीट है, क्या चीज़ का यूज़ करें जो हम फांदे तो हमको चोट ना लगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कहाँ क्या चीज़ें लगनी है, कौन सी चीज़ें यहाँ, तो हर एक चीज़ को स्टैटिस्टिकली अरेंज करके तब हम अपने आप को कूदेंगे। तो ये मंगल कहता है देन इट इज ओके। और अगर हम जबरदस्ती के लिए फांद गए तो फिर वही अष्टम का मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मंगल जो है एग्रेसिव है, इम्पल्सिव है, लेकिन फोर्स है, एनर्जी है। आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कहाँ अपने आप को पीछे हटाना है, ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। अच्छा, अब 8th हाउस पे मान लीजिए बैठे हुए हों शुक्र महाराज। अब शुक्र बैठे हुए हैं हमारे 8th हाउस में। शुक्र जो है वो लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, भोग के लिए, आनंद के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग स्त्री, उनके लिए जाने जाते हैं। अब वो 8th हाउस में अगर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कांस्टेंट एक चेंज हमको देखने को मिल रहा है। पहली बात, हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हमारे पास छोटा घर है, कल बड़ा घर हो सकता है, आज बड़ा घर है, छोटा हो सकता है, आज हमारे पास साइकिल है, कल हमारे पास स्कूटर और कार हो सकती है, कार है तो साइकिल हो सकती है। ये कांस्टेंट चेंज आपको दिखाएगा। देखिए शुक्र, तो उस चीज़ के लिए पहली बात हमको तैयार रहना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब शुक्र रिप्रेजेंट करता है भोग को, खाना पीना, आनंद, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे भी उन 8th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको बताएगा, इसमें भी एक पैटर्न है, चला आ रहा है कि हमको भोग के लिए बहुत चीज़ें मिल रही हैं और हमने बहुत खाया पिया, आनंद लिया, मार रबड़ी मलाई और सब चीज़ें अपना खा पी रहे हैं। अब 8th हाउस में शुक्र बैठा है, हमको बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई। अब एक समय में हमको खाने में कुछ नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन हमारे यहाँ पे इंसुलिन के ठुक रहे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो देखिए कांस्टेंट चेंज हो गया भोगों में भी यहाँ पे। तो हमको सैक्रिफाइस क्या करना है? अत्यधिक भोगों को हमको सैक्रिफाइस करना है। पहली बात, यहाँ पे बात को याद रखिए, शुक्र अगर बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैरिज रिलेशनशिप में लेके हमको सैक्रिफाइस करना है किसी भी प्रकार के ऊल जलूल रिलेशनशिप वाली अपनी हरकतों को ना। हम कोई गंदी हरकतें करें, लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, 10 रिलेशनशिप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़े हुए हैं, शुक्र अष्टम में बैठा, ये दिस इज द ओनली, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यही सिर्फ एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल या रिलेशनशिप में या शादी टूटने के या चीज़ों के। लेकिन मैं आपको बताने की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ, शुक्र अगर 8th हाउस में बैठा होगा तो आपको क्या चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखिए किसी भी प्रकार के कोई गंदी हरकत, गलत हरकतें, गलत चीज़ें, उन सारी चीज़ों का आपको सैक्रिफाइस अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, चाहे वो भोग हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे मैरिज को लेके हो। जो आपकी भावना है वो पवित्र होनी चाहिए, वासना से सही, ये नहीं कि वासना या लस्ट भरी हुई है उसमें। तो 8th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको इस चीज़ के बारे में सिखाता है। इस बात को याद रखिएगा, यू हैव टू बी वेरी प्योर एंड जेन्यून इन लव। आप इस बात को याद रखिए। अगर आप
4 रिलेशन 5 रिलेशन कर रहे हैं और वो आपके नहीं चल रहे हैं, तो वही तो वो बता रहा है, उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राइट टाइम, राइट व्यक्ति, उसके साथ जुड़ना, जुड़े रहना, ये आपको बता रहा है। 8th हाउस में वीनस जो है कैन गिव कांस्टेंट चेंज इन रिलेशनशिप। स्त्रियों से रिलेटेड कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है शुक्र, क्योंकि अष्टम में बैठा। मैंने आपको बताया था चंद्रमा और शुक्र ये दोनों जो है स्त्री कारक ग्रह हैं। अब अष्टम में बैठा है तो हमको स्त्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमको उनसे रिलेटेड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैरिज में हमको कई प्रकार के सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं अपने जीवन में। हो सकता है हमारी मैरिज लेट हो, मैरिज नहीं हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखिए आ सकती है अगर शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है। शुक्र देखिए रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस को, 7th हाउस को। और शुक्र वैसे भी डिजायर ऑफ लव, डिजायर ऑफ, कहते हैं ना कि हमको हमारी डिजायर्स जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं कोई भी होती हैं, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला प्लैनेट है। आनंद का, सुख का, जिसको कहा जाए ना, प्रमोद का, इन सब चीज़ों का प्लैनेट है शुक्र। अब अगर वो 8th में बैठा होगा तो हम ये जानते हैं कि कई बार हमको अपनी डिजायर्स जो है वो पीछे हटानी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमको। शायद हमारी माता जी ऐसी थी, हमारी बहनें ऐसी थी, वो खराब निकली, हमको एक कदम पीछे हटा लेना पड़ेगा वहाँ से, हमको यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखिए ये बात को रिप्रेजेंट करता है। परिवार के लिए हमको कई प्रकार के सैक्रिफाइस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खाने पीने में हमको अपने भोग में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन में लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, पार्टनरशिप, इंगेजमेंट, शादी, एक जिसको कहा जाए ना एक यूनिटी बनाए रखने के लिए हमको कई प्रकार के समझौते या सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। तब ये शुक्र 8th हाउस में बैठ के आपको उस प्रकार से फल नहीं देगा जो कि कष्ट पूर्ण हो सकता है। उसके बावजूद भी कई लोगों के लिए अगर शुक्र 8th में बैठा है और अगर वो कहेंगे कि नहीं देखिए हमने तो अपने माता से, पिता से, बहन से या रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरीके से हमने काम किया, लेकिन फिर भी हमारा रिलेशनशिप टूट गया, खराब हो गया, नहीं चल पाया वो वाली चीज में। देखिए 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट प्रारब्ध के हिसाब से आपको डीप पेन देने के लिए बैठा ही हुआ है। यही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो कर रहे हैं और उसके बावजूद उनके जीवन में ये हो रहा है, वो उनका प्रारब्ध है, उनको वो चीज तो उठानी है। लेकिन जिनके चार्ट में बैठा हुआ है और वो इनसे बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, खुद अगर जो गलतियां कर रहे हैं उन चीजों को रोक के आप अपने आप को मूलभूत तरीके से अपने जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। अब शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपने अपना शुक्र रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में काल पुरुष की कुंडली में हमारे 2nd हाउस को, हमारे रिसोर्सेज को, सोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। आपने सारा कुछ उठा के बर्बाद कर दिया अपना जीवन में, तो अब आप ये समझ लीजिए कि वहां पे आपकी लाइफ में गड़बड़ी होनी ही होनी है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए जो भी आपकी सेविंग्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं जीवन में, जहाँ से आपको फायदा हो रहा है, उनके लिए आपको सदैव तत्पर रहना है, सदैव उनके लिए आपको सैक्रिफाइस करते रहना है अपने जीवन में। उन हमेशा आपको खड़े रहना है, चाहे वो आपके भाई हो, बंधु हो, आपके सिस्टर इन लॉ हो, आपके ब्रदर इन लॉ हो, वो कोई भी हो सकता है। जो आपके लिए खड़ा है आपको उसके लिए हमेशा तुरंत खड़े रहना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिए। और जहाँ तक रह गई मूलभूत के, शुक्र जो है वो एक ब्यूटी का या प्रेम का, इस चीज से रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये कहें कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मैं मुझको जो चीज़ अपने हिसाब से मिलनी चाहिए, शादी के रूप में कह रहा हूँ या मैरिज के रूप में कह रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल पा रही है या उस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए आपको उन सारी चीज़ों में भी अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मे बी आपको इस प्रकार का लाइफ पार्टनर मिले जो कि आपको पसंद ना हो, लेकिन आपको उस चीज़ को बहुत विलिंगली लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये कहने की आपको बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आपको इस चीज़ की बात देखिए, क्योंकि वीनस जो है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वीनस रिप्रेजेंट करता है देखिए मीठे, हर एक चीज़ के वो मीठे को रिप्रेजेंट करता है। अब 8th हाउस में अगर वीनस बैठा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मिठोरे हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हम अपने जीवन में प्रॉब्लम ला सकते हैं। हमको उन चीज़ों से बच के रहना है। वीनस जो है वो सेक्सुअल
इंटीमेसी का कारक भी है, 8th हाउस भी उसी चीज़ों का है। 8th हाउस इनफैक्ट छुपी हुई चीज़ों का भी है। हमको हमेशा उन चीज़ों से बच के रहना है कि हम कभी उस लस्ट में, कभी उस गंदगी में ना पड़ें, नहीं तो हमारा अपना व्यक्तित्व या हमारा नाम खराब होगा। हमको उससे बच के रहना है। शुक्र हमको ये बताता है। अब यहाँ पे 8th हाउस में मान लीजिए आपके चार्ट में बैठे हुए हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि वैसे भी हम सबके लिए कर्म के कारक हैं। हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो शनि है। अब किसी के पत्रिका में शनि 8th में बैठे और वो ये कह रहा है अपनी लाइफ में, पहली बात हाँ कि 8th हाउस में अगर शनि बैठेगा तो आप ये याद रखिए आपको स्क्रैच से उठ के ऊंचे तक जाना पड़ेगा। ये आपके जीवन में चेंज हो सकता है कि आप ये कहें कि मैंने शुरुआत से शुरू करी और बहुत लंबे तक मैं चलता चला गया और फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि मुझको कभी जीवन में आसानी, सरलता या अच्छा समय मेरा आया है। ये आपका प्रारब्ध है। 8th में सैटर्न बैठा है, वो उसी प्रकार से आपको कह रहा है काम करने के लिए। ये चेंज आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में या दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली बात, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग नो मैटर आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे ये कहता हूँ 8th हाउस में जब शनि बैठे होते हैं तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ पे आप करते रहिए। काम में प्रॉब्लम्स आएंगी, कठिनाई आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कई बार आपके कामों में बदलाव आएगा, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी जहाँ पे आप स्वयं काम कर ना पाए। आप इंजीनियर हैं, फलाने हैं, लेकिन हो सकता है 8th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको क्रॉनिक बीमारी दे दे, कष्ट दे दे, परेशानी दे दे, इवेंचुअली किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया। अब उसकी वजह से हमारा काम सफर कर गया, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये वाले चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। दूसरी बात, सैक्रिफाइस यहाँ पे क्या करना है। देखिए, काम को लेके हर एक चीज का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। काम प्रायोरिटी है। हमको पानी में काम मिल रहा है, आग में काम मिल रहा है, हमको इंग्लैंड में काम मिल रहा है, हमको बिहार में काम मिल रहा है, हमको लखनऊ में काम मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। काम कहीं भी मिले, कोई सा मिले, कौन सा मिले, करते रहना है। ये सैक्रिफाइस है। उसके बाद आप ये कहें कि मैं काम तो करता रहता हूँ, मुझको अप्रिसिएशन नहीं है, मैं काम तो करता रहता हूँ लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कहीं पहुँचूंगा भी। मैं मजदूर हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं जीवन में उसी हिसाब से चलता रहता हूँ। सैटर्न 8th हाउस में बैठा हुआ, यही सैक्रिफाइस है। यू हैव टू डू दैट। क्योंकि अष्टम में अगर सैटर्न बैठा है तो वो आपको ये बता रहा है कि जीवन में आपका काम एक तो बदलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा कोई छोटा काम करना है या कठिनाई आएगी या परेशानी आएगी। कई सिचुएशंस ऐसी हैं। सैटर्न जब 8th में बैठा होता है तो ऐसा आदमी छोटे से ऊपर तक बड़ा एम्पायर बना के ले जाता है, विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है। उन चीज़ों से रिलेटेड वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काम के लिए काम प्रायोरिटी है, काम इम्पॉर्टेंट है, काम हर एक चीज़। और आप ये कहें लोग अच्छे नहीं मिल रहे, मेरे अधिकारी अच्छे नहीं, कुलीग्स अच्छे नहीं हैं, वो मेरे पीठ पीछे जो है मुझे बैक बाइटिंग करते हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरा ऑफिस का जो सिनेरियो है दैट इज़ नॉट गुड। एक मुझे ऑफिस में हमेशा एक घुटन होती है, दबाव महसूस होता है, मैं काम का हमेशा प्रेशर में रहता हूँ। यही सैक्रिफाइस है, यही करना था आपको। क्योंकि सैटर्न 8th में बैठा है, वो प्रेशर से ही आपको काम देगा ना। वो तो ये कह ही रहा है कि अब मैं आपको एक बात बताऊं सिनेरियो, सैटर्न 8th हाउस में बैठा हुआ है, हम माइनिंग में काम कर रहे हैं और नीचे 20 फीट नीचे और 40 फीट नीचे जो है धरती के हम काम कर रहे हैं। ऐसा वर्कर, उनका 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है, वो काम करके आए, उनसे आपने पूछा भाई हाँ काम कैसा रहा, क्या कहेंगे ठीक है, इट वॉज नॉर्मल, जैसे रोज होता है वैसे हम करके अपना चले आए, ठीक है। उनको देखिए 8th हाउस के शनि का नहीं पता चल रहा, वजह क्योंकि वो 8th हाउस के शनि को जी रहे हैं। अब हम लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, एसी चल रहा है, बढ़िया बैठे हुए हैं और 8th हाउस में शनि है हमारे, और हमको ये लग रहा है कि भाई काम में हमारे बड़ी परेशानी है, बड़ा कष्ट है, हमको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। तो देखिए आप पहले उस जगह पे बैठे हुए हैं जो कि उस व्यक्ति से बहुत अच्छी है, उसके बाद भी आप काम को लेके अपने किसी भी प्रकार का कोई काम है, करियर है, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे भी शनि आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है और आप ये कहें कि हमको 8th हाउस में बैठा हुआ शनि जो है एक फ्यूचर नहीं हमको देखने को मिल रहा है। वो आपसे ये कह रहा है कि जो सिचुएशन आपको मिली हुई है इस समय, टुडे, वर्क फॉर दैट,
उसके लिए आप काम करिए और उसके लिए धीरे धीरे काम करते रहिए। आपको बदलाव करने पड़े करते रहिए। आपको 4 सीटों का काम करना पड़े, आप ये कहें मैं 50 लोगों का काम कर रहा हूँ, वो चला गया, सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया गया। अरे 8th हाउस में सैटर्न लेके आप पैदा हुए हैं ना, वहां पे बैठा है, तो ये सैक्रिफाइस तो आपको अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। या आप ये कहें मैं काम करता रहा, दुनिया मौज करती रही, परिवार मौज करता रहा, इसलिए भी आप आए। 8th हाउस में जब आप खटेंगे, जब आप उसमें लगेंगे और दुनिया मौज करेगी, आप उसी लिए आए हैं। कई लोगों के ऋण चुकाने, कई लोगों का भरण पोषण करने, आप अपने आप को गला के करके, तो आप इस चीज के लिए कभी कंप्लेंट मत करिए। 8th हाउस में सैटर्न अगर आपका बैठा हुआ है, पैसे के मामले में भी देखिए सैटर्न काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस का भी लॉर्ड है, वो 8th में आपको बैठा होगा आपके चार्ट में। आपको कभी ये भी लग सकता है जीवन में कि भाई मुझको उतना पैसा, उतना धन, ये सारी चीजें लाइफ में नहीं प्राप्त हो पा रहे, लेकिन ये कांस्टेंट चेंज वाली बात है। आज होगी, कल नहीं हो सकती है, और कल बहुत ज्यादा हो सकती है। सैटर्न के मूड को जो मैंने आपको बताया ना, समझ के अगर आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको भगवान की कृपा से जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। सैटर्न देखिए रिप्रेजेंट करता है सारे बियाबान जगहों को, कोल्ड जगहों को, अलग आइसोलेटेड जगहों को। हो सकता है आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, आपको इन जगहों में जाके अकेले रह के काम करना पड़े, तब आपके जीवन में उत्कृष्टता आए, तब आपका जीवन आगे बढ़े। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। 8th हाउस का सैटर्न आपको ये नहीं बता रहा है फॉर मेनी पीपल। हो सकता है 100 में और कोई प्लैनेटरी पोजीशंस हो उनके चार्ट में, जहां 4 लोग 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और वो मजे से अपना घर में बैठ के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बाकी के आप समझ लीजिए 96 लोग जो हैं 100 में से, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 8th हाउस में अगर सैटर्न बैठा हुआ है, उनको वो वाला सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। वो सैटर्न उसी चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है, आप ये याद रखिए। लेकिन शनि धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उपाय जो मैंने पहले कहा है कि उपाय हैं, पूजा है, पाठ है, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी साइकोलॉजी, 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, अच्छा मेरे लिए सारे काम ट्रबल से हो सकते हैं, हिंड्रेंस हो सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती है, मुझको अपने काम का ड्यू हो सकता है ना मिले, मुझको अपने काम का श्रेय ना मिले, या मुझको बहुत छोटे से काम करना पड़ सकता है, या मेरे काम में हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइफ में कांस्टेंट चेंज आया। पहले मैं ये कर रहा था, आज ये कर रहा हूँ, परसों ये कर रहा हूँ। इस तरीके के बदलावों से भी मुझे बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा। मुझे ज़िंदगी ने हर 5 साल 6 साल के बाद कुछ नया सिखाया है। हो सकता है सैटर्न आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हो यहाँ पे। उस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करना, अपने उस सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना। तो भैया काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए हर एक चीज़ पीछे है, ये चीज़ पहले है, पहला पॉइंट। और मैं कुछ भी करूँगा उस चीज़ के लिए, लेकिन अपने काम के प्रति मैं हमेशा निष्ठावान रहूँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ से हटा, भटका, तो काम ही नहीं रहेगा, फैमिली नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, फ्यूचर नहीं रहेगा। हर एक जगह से फिर मुझको प्रताड़ना मिलेगी, ना मेरी संतान सुखी, ना परिवार सुखी, ना कोई सुखी। ऑल टुगेदर ये चीज़ को फिर पकड़ लेगा। आप ये याद रखिए। 8th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न में आपको ये कांस्टेंट चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ, आपकी जो अल्टीमेट डिज़ायर हो, कोई इच्छा हो, किसी चीज़ से लगाव हो, 8th हाउस में सैटर्न बैठा हो, आपको वो भी सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है जीवन के कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी आपका प्रारब्ध है, ये भी आपका हो सकता है दंड मान लीजिए, लेकिन वो छोड़नी पड़ेगी आपको अगर 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। अब आपके चार्ट में मान लीजिए बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं 8th हाउस में। अच्छा, बुद्ध हम सब लोग जानते हैं 8th हाउस में बुद्ध का बैठा रहना इज नॉट दैट बैड, क्योंकि बुद्ध जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है कि वो अपने आप को बदल लेता है, बदलाव कर लेता है, तिकड़म लगा लेता है, इधर से उधर कर लेगा। तो 8th हाउस में बैठा हुआ जो बुद्ध होता है ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ू है, वो रास्ता निकाल लेगा। हाँ, ऐसा काम ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। तो 8th हाउस में बैठा हुआ बुद्ध इज नॉट दैट बैड। लेकिन 8th हाउस में जो बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, ये भी देखिए आपके जीवन में कांस्टेंट चेंज बताते हैं। वो कांस्टेंट चेंज क्या बताते हैं? बुद्ध बताएगा कि जीवन में, आपके जीवन में जो स्किल सेट है आपका जो सीखने का है, नॉलेज का है,
ये सारी चीज़ें बहुत बदलती रहेंगी जीवन में, आप देखेंगे बदल रही हैं, ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। आप कल ये पढ़ते थे, आज वो पढ़ रहे हैं, कल वो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और 8th हाउस में बैठा हुआ बुध कई बार कई लोगों गलत साहित्य की तरफ भी ले जाता है। भाई पढ़ना लिखना, 8th हाउस जो है वो एक ऐसा हाउस है जो दैट इज रिलेटेड टू लस्ट एंड ऑल द काइंड ऑफ सेक्सुअल मैटर्स। अब एक वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों में तो अपने आप का अपना पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट लाइफ वो सब बर्बाद कर ली, उन्हीं चीज़ों में हम चले गए। तो एक तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी है कि हम, क्योंकि बुध रिलेट करता है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कम्युनिकेशन से, तो हमको उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, इस बात को याद रखिए। नहीं तो 8th हाउस में बैठा हुआ बुध जो है पढ़ाई लिखाई ज्ञान ये सारी चीज़ें आपकी चौपट करके रख देगा, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बुध अगर 8th में बैठा हो तो सैक्रिफाइस क्या किया जाए। यहाँ पे देखिए कई बार सैक्रिफाइस ये होता है कि लोग आपकी बात समझ नहीं पाते हैं, लोग आपके साथ कम्युनिकेट उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं जिस लेवल पे आप करना चाहते हैं। हो सकता है यू आर वेरी डीप इन योर टॉक्स, आप गहरे हों, गहराई ली हुई बातें हों, डीप हो, रिसर्चर हो, आपका एक माइंड सेट जो है एक फिलोसफर का हो, एक जो है वो सात्विक माइंड हो, बहुत ज़्यादा आप ओरिजिनल हो, जिसको यूँ कहा जाए। 8th हाउस कैन बी वेरी ओरिजिनल। अगर वहाँ पे मरकरी बैठा हुआ, लोग आपके साथ समझ नहीं पाते, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपको साइकिक समझते हैं कि नहीं इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, हम इसके साथ बात नहीं कर सकते, हम इसके साथ नहीं रह सकते। तो देयर कैन बी कॉन्स्टेंट ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग्स विद पीपल। लोग हमको नहीं समझ पाएंगे, हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे, हम लोगों को जो बात समझाना चाहेंगे वो नहीं समझ पाएंगे, हमको उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो मरकरी क्या करता है, हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है वो हमारी चाहे सही हो लेकिन दुनिया उस चीज़ को नहीं समझ पाती है। तो हमको ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि भैया अपनी सोच, अपनी बातें, अपना थॉट प्रोसेस अपने तक रखो। अदरवाइज जीवन में कई प्रकार के लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, अलगाव हो जाएंगे, बदलाव हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो मरकरी 8th हाउस में अगर आपके चार्ट में बैठा हुआ है तो आप पहली बात तो ये याद रखिए, देयर विल बी कॉन्स्टेंट चेंजेस इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर भाषा। आप पहले कटु बोलते थे, आज मीठा बोलते हैं, आज ज्ञानवर्धक बोलते हैं। कहने का मतलब है, देखिए पैटर्न देखिए, हम कैसे अपने आप में इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। चेंज इन कम्युनिकेशन, चेंज इन स्टडी पैटर्न ऑल्सो। पहले हम पढ़ाई लिखाई में जीरो थे, फिर हम ठीक ठाक हुए, फिर हमने किसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आज हम सुपर इंटेलिजेंट हैं। ये वाले चेंजेस आपको 8th हाउस के मरकरी में देखने को मिल सकते हैं और उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। पहले हम पढ़ाई में बहुत डेडिकेटेड थे, हम बहुत सही थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हमारा माइंड काम करना बंद कर दिया, उसने इंटरेस्ट लूज कर दिया या उन चीज़ों में इंटरेस्ट चला गया जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है, हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मरकरी 8th हाउस में आपको ये बताता है कि इन सारी चीज़ों में कांस्टेंट चेंज होगा और कहाँ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बुध रिप्रेजेंट करता है हमारी बहन को, बुध रिप्रेजेंट करता है एडोलेसेंट एज को। यहाँ पे कई बार हमको कई प्रकार के सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं बहन के साथ, हमारी उस उम्र में 14 से लेकर 16-17 साल की उम्र तक, जहाँ हम बनेंगे या बिगड़ेंगे। तो जब मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो हमको ये सारे बदलाव या सैक्रिफाइस अपने अंदर करने पड़ते हैं। मरकरी देखिए रिप्रेजेंट करता है त्वरित कामों को, रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा के जैसा ही फास्ट प्लैनेट है मरकरी भी। आज अपनी बात पे है, कल अपनी बात पे नहीं है, इस तरीके के पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। या दो अर्थी बात करता है, दो बातें करता है, इन सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं हम किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ नहीं, ये काम में आपको बैड नेम मिलेगा, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको अपनी बात पे तटस्थ रहना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति अपनी बातों को ऑनर नहीं कर पाता है। 8th हाउस में मरकरी बैठा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं दे पाए, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, नहीं कर पाए। वचन जो हमारे कम्युनिकेशन है, बात है, वो देखिए उस चीज़ में आपको बहुत तटस्थ रहना पड़ेगा, अपनी बात पे रहना पड़ेगा। मरकरी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी देखिए आपको ये भी बताता है जब 8th हाउस में बैठा हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, रूटीन नहीं टूटना चाहिए। सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर योर रूटीन। आपका जो रूटीन है सुबेरे से उठ के रात तक का,
आपको बनाना पड़ेगा, पहले उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं उस रूटीन को तोड़ूं नहीं, चाहे वो कुछ हो जाए। दिस इज द सेक्रीफाइस दैट यू हैव टू मेक इन योर लाइफ। चाहे कुछ हो, आपके शादी हो, बारात हो, दुनिया में कहीं जाना हो, माता जी बीमार हो, मुझे वहां जाना नहीं, जो आपके रूटीन्स है अगर आप उस पर नहीं चलेंगे यहाँ पे मरकरी, तो कई प्रकार की आप प्रॉब्लम अपने स्वयं के लिए खड़ी कर लेंगे ना। कई सिचुएशंस होती हैं, देखिए ऐसे मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब पहले तो हम काम करते थे, लेकिन हमको घर परिवार की प्रॉब्लम की वजह से ये काम करना पड़ गया, ये चीजें चेंज करनी पड़ गई। चेंजेस होंगे, मरकरी विल शो कांस्टेंट चेंज इन लाइफ आपके यहाँ पे, लेकिन नॉट रिगार्डिंग दिस। आपको अपने रूटीन में बहुत पक्का रहना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बहुत डिटेल्ड रहना पड़ेगा। 8th हाउस में अगर मरकरी बैठा है और अगर आपने कोई भी बातचीत, पढ़ाई लिखाई, स्किल या आपने कोई ट्रेनिंग है बिना इच्छा के ले रहे हैं, बिना समझ के ले रहे हैं, आपको पता नहीं है यू शुड डू दिस और नॉट, तब आप समझ लीजिए आप गड़बड़ में जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ में हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हाँ, मरकरी 8th हाउस में बैठा है तो चीज़ें या तो फुल प्रूफ होंगी और या बहुत डिटेल्ड होंगी, बहुत स्पेसिफिक होंगी, बहुत लिस्टेड होंगी, बहुत ऑर्डरली होंगी। हर एक चीज़ को मुझको आई हैव टू डू थिंग्स इन अ ऑर्डर। हमको अपने ऑर्डर को, डिसिप्लिन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 8th हाउस में मरकरी आपके बैठा हो, आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? एक बार में 100 काम करने के इरादे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ। टोटली रॉन्ग। यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस हैबिट, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी। आपको एक और चीज़ यहाँ पे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 8th हाउस में मून बैठा हुआ है। यू कैनॉट फील बोर्ड एट एनी टाइम। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप जो काम कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा कि ये काम आपके जीवन के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, आपके अपने अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे अब इस काम में बोर हो गया हूँ, चलो दूसरा कर लूँ, दूसरी की तरफ मूव कर जाऊँ। नो, यू कैनॉट डू दैट। ये आप हमेशा याद रखिए। एक बात यहाँ मरकरी की और है 8th हाउस में बैठा हुआ, कि देखिए कई बार यहाँ पे हमको असली टॉक्स करनी पड़ती है, किसी के साथ ना मन की बात करनी पड़ती है। हम छुपा के नहीं रख सकते हैं कई चीज़ें। अगर हम छुपा के रखेंगे तो कई लोग हमसे दूर हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो कई बार यहाँ पे हमको अपने मन की बात किसी से कहनी पड़ती है, किसी से करनी पड़ती है। क्या हम चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारे मन में क्या है, उसको हमको व्यक्त करना पड़ता है। 8th हाउस में अगर मरकरी बैठा हो, इस बात को याद रखिएगा। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग। मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे ये कहना जरूरी नहीं है, जो लोग सुनना चाहते हैं कई बार वो जरूरी हो जाता है। ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। यहाँ पे मरकरी आपको वो सिखाता है बोलना कि देखिए आपके लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए जो करेक्ट है, जो ओके है, यू हैव टू फिल इन दैट। ऐसा नहीं है कि लोग आपके अंदर फिल करेंगे, नो। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। अब ये याद रखिए कि अब आप जुपिटर महाराज बैठे हुए हों आपके 8th हाउस में। अच्छा, जुपिटर इज अ वेरी गुड प्लैनेट, शुभ प्लैनेट है। 8th हाउस में बैठ के कई प्रकार के लाभ हमको ये प्रदान करते हैं, देते हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट चेंज 8th हाउस में बैठ के बृहस्पति क्या बताते हैं? देखिए, कांस्टेंट चेंज ये बताते हैं लाइफ में कि जो हमारा पैटर्न है समझदारी का, एक कहते हैं ना, एक बुद्ध तो इंटेलिजेंस है, पढ़ाई लिखाई करी हमको और हमने ज्ञान अर्जित कर लिया। बृहस्पति जो है वो एक्चुअल विजडम है, समझदारी है, विवेक है। आप देखेंगे कि जब 8th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये जो समझदारी है, ये जो आपके अंदर विवेक है, एक चीज़ों को आकलन करने की जो क्षमता है, एक जो प्योर विजडम होता है, एक इंटेलेक्ट, वो आप देखेंगे समय समय पे बहुत बदलता रहा। कभी कुछ था, कभी कुछ था और कभी कुछ हो जाएगा। पहली बात तो इसमें कांस्टेंट चेंज देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ कांस्टेंट चेंज होगा, आप देखेंगे आपके वेल्थ के पैटर्न। कभी आपकी वेल्थ अच्छी है और कभी आपकी वेल्थ अच्छी नहीं है। जुपिटर इज रिलेटेड टू वेल्थ, इस बात को याद रखिएगा। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में एक्चुअल भाग्य को। तो आप देखेंगे आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे, जीवन
जीवन में कभी भाग्य ऊंचा है और कभी नीचा है, कभी आपको लगा कि इस चीज़ में मेरा भाग्य बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि जो भाग्य बढ़िया हुआ वही आपकी बर्बादी का कारण बन गया। तो जुपिटर इस प्रकार का कई बार चेंज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बृहस्पति जब 8th हाउस में बैठे होते हैं तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत मैरिज के अंदर। जुपिटर फॉर एवरीवन एक्चुअली इज अ ब्लेसिंग ऑफ मैरिज। स्त्रियों के लिए पुरुष का कारक होती है, स्त्रियों के लिए संतान का कारक होती है, पुरुष के लिए भी जुपिटर संतान का कारक होते हैं। जुपिटर महाराज पुरुष के लिए भी संतान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए संतान और उनके हस्बैंड्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। ये बात ये सोच लीजिए। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, देखिए, ओवर एक्सपेंशन, ओवर सोच को, जिसको कहा जाए ना बड़ा मकान और फलाना जेट और इंग्लैंड और फलानी चीज़ें, ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बड़ी सोच को, बड़ा थॉट प्रोसेस को, एक ओवर एक्सपेंसिवनेस को, एक ओवर ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। वो आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। लिव द लाइफ एज इट इज कमिंग, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर ट्रस्ट, ओवर लोगों के अंदर विश्वास के चले गए, ये सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, नहीं तो धड़ाम से नीचे ले जाएंगी आपको। जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये बात को याद रखिएगा। 8th हाउस में जुपिटर आपके बैठा हुआ है, लोगों के अंदर आप बहुत ज्यादा टीचराई दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मार लगे हुए हैं कि हम जीवन में जो है लोगों को ज्ञान दे दें इतना ज्यादा कि लोग समझ जाएं। बिल्कुल ऐसा काम मत करिए लाइफ में। आपके लिए वो आप अपने उस चीज़ को रोकिए, क्योंकि आपके बताई हुई चीज़ें, आपके करी हुई चीज़ें आपको कोई यश, आपको मान या गुरुतत्व आपको नहीं दिलाने वाली हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे समझावन लाल बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई बार आप अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे इस बात को लेके। तो इन आदतों को लेके सैक्रिफाइस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ों को ओवर आकलन कर लेना या अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर आकलन कर लेना, मैं PCS बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, अमेरिका का ये बन जाऊंगा, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है द पीपल कैन नॉट राइज एंड वो ऊपर जीवन में नहीं बढ़ते हैं, करोड़ों लोग बढ़ते हैं। लेकिन मैं 8th हाउस में जुपिटर को आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि आप सेव हो सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि 100 में से 95 चार्ट्स में 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर कैन शो मेनी प्रॉब्लम्स। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी कभार स्वयं से ही ना लगा लें, कभी कभार किसी व्यक्ति से ना लगा लें। और कहाँ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, संतान को लेके, बच्चे को लेके। भाग्य को आपने ज़्यादा आंक लिया, अरे हम तो बिल्कुल अब निकल जाएंगे, भाग्य हमारा साथ दे देगा, लाओ मैं ये वाली कंपनी खड़ी कर लूँ, भाग्य मेरा साथ दे देगा। अब पता नहीं है आपको कि भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा, ये चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इन आदतों को। तब आप जाके ये बात को याद रखिए, तब आपको जुपिटर जो है यहाँ पे आपको रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देगा। जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है 8th हाउस में, और आप देख लीजिए आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो, आप अपने आप को मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं इन सारे झंझटों से निकल जाऊँ, परेशानियों से निकल जाऊँ, मैं परिवार से, समाज से, नौकरी से, फलाने से अलग हट जाऊं, या मेरे जीवन में कब वो एक फ्री वाली स्टेट आएगी? नहीं आएगी। जुपिटर 8th हाउस में आपको रख के वहां पे बाउंड करना चाहता है। अब जुपिटर आपको चाहता है कि जीवन के बदलावों को, चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को आप उठाते हुए अपने जीवन में, अपने जीवन को साथ में चलाते रहिए। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनिए। यहाँ पे वो ये बताता है, आप बच के भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पे देयर इज, मैं मानता हूँ 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ कई बार हमको बड़े कठिन से कठिन समय में देवीय, जिसको कहा जाए ना, डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाती हैं ऐसे लोगों को। 8th हाउस में जुपिटर बैठा हो, लेडीज के चार्ट में कई बार उनको अपने ससुराल से, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सपोर्ट, बहुत रिसोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। दैट इज वेरी गुड।
बट जुपिटर स्वयं के चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ हो, वो क्या सैक्रिफाइस करने को कह रहा है वो ये भी बताता है। कई बार 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ हेल्थ के लिए भी बहुत चीज़ें बताता है, क्योंकि देखिए जुपिटर रिप्रेजेंट करता है फैट को, और 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको बताता है दैट यू हैव टू स्टे थिन, अदरवाइज थिंग्स विल गो बैड। डायबिटीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ये बहुत चीज़ें, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर। तो आपको हमेशा उस चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को भी जहां आपको वो ज़्यादा फैलाने की बात कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ आपके सोच समझ और आपकी अभिव्यक्ति और आपके ज्ञान और आपके धर्म में भी बदलाव करता रहता है। मे बी फर्स्ट वी आर नॉट वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, गहराई, गूढ़ता, लेकिन जुपिटर धीरे धीरे विद कांस्टेंट आप देखेंगे वो आपको जीवन में धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, बिलीव्स के प्रति आपके चीज़ें चेंज होती रहेंगी। आप देखेंगे बदल रही हैं, कभी किसी के लिए बहुत अच्छी हो गई, और कभी कभी मैंने ये भी देखा है 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर पहले व्यक्ति बहुत धार्मिक, धर्म, पूजा पाठ और बिलीफ सिस्टम पे था, और बाद में वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो कई बार 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को, सारी चीज़ों को बदल के रख देता है। नीति नियम, यहाँ पे आप ये बात याद रखिए, अगर आप रूल रेगुलेशंस, नीति नियम पे नहीं चल रहे हैं और 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तब आप समझ लीजिए बहुत गलती होगी। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल अदर थिंग्स। हमको शादी करनी है, नीति नियम, पढ़ाई करनी है, नीति नियम, नौकरी करनी है, नीति नियम को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे वो आपको यही सेक्रीफाइस करने को कह रहा है। ये नहीं है ना आपकी जो मर्जी आए आप उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, आप उस हिसाब से कर रहे हैं। अब आपका 8th हाउस पे मान लीजिए राहु महाराज बैठे हुए हैं। अच्छा, राहु 8th हाउस में बैठा हुआ कैन बी गुड एंड देन इट कैन बी वेरी बैड। यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि देखिए राहु अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो राहु इज अ स्ट्रेंज प्लैनेट। वो स्ट्रेंज प्लैनेट है, यूनिक है, बिजार है। वो जीवन में हमको आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाता है, अच्छे का भी और बुरे का भी करवाता है। तो एक आप यूँ कह दीजिए कि ये एक डिजायर के ऊपर की डिजायर है। तो अब अगर 8th हाउस में राहु बैठा है और आप मुझसे पूछें कि हमको क्या चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देखिए अनरियलिस्टिक कोई भी डिजायर हो ना, अनरियलिस्टिक कोई भी डिजायर हो उसकी तरफ कभी भी मत जाइए। अनरियलिस्टिक डिजायर में आप ये कहें शादी, धर्म का, जो कोई ऐसा हो जो आपको बदलाव करके रख दे जीवन में, परिवार, कोई भी ऐसी डिजायर जो आपको ऊपर से नीचे गिराने का मादा रखती है। मान लीजिए आप अनरियलिस्टिक डिजायर है कि मैं मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया जो हूँ स्टॉक एक्सचेंज से कमा लूँ, 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है, अगेन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए फिर वो हो सकता है 8th हाउस में चीटिंग से, फ्रॉड से, 2 नंबर के धंधे से, क्विक मनी से पैसा कमाने की बात कर लूँ। अनरियलिस्टिक बात आ गई ना। तो जितने भी अनरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उन सबको की तरफ कभी भी मत जाइए। ये आपको 8th हाउस में बैठे हुए राहु का सबसे बड़ा मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। जो डिजायर प्रैक्टिकल नहीं है उसकी तरफ मत जाइए, नहीं तो वहां पे आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जुआ, बेटिंग, ये सारी जितनी भी चीजें होती है ना, दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेना बिना सोचे समझे जाने, कोई स्ट्रेंज है। राहु अगर 8th हाउस में बैठा हो तो स्ट्रेंजर्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे फायदे करा देता है। फॉरेन से फायदे करा देता है, रिसर्च से फायदे करा देता है, अकल्ट से फायदे करा देता है। 8th हाउस इज अ वेरी डीप हाउस और राहु उस वाली एनर्जी के साथ बिल्कुल करेक्ट मैच होता है। डेथ एंड लाइफ, लाइफ एंड डेथ, राहु ये दोनों मैच करते हैं आपस में। यू कैन बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, रिसर्चर, यहाँ बहुत बढ़िया कर सकता है। बट जैसे मैंने कहा अनवांटेड डिजायर्स सैक्रिफाइस करिए, जो भी हो आपकी, जो नहीं चलने वाली हैं, जो नहीं हो सकती हैं, अनरियलिस्टिक डिजायर्स जितनी भी हैं, गैम्बलिंग, जुआ, शॉर्टकट्स बिल्कुल दूर करिए। एक वो इच्छा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिल जाए, मुझे एक वो वाली अप्रोच भी, दैट इट इज़ नॉट
वो रुक नहीं रही है किसी भी चीज़ को लेकर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट कैन बी अबाउट लव, इट कैन बी अबाउट सेक्स, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। ऑब्सेशन किसी चीज़ का भी यहाँ पे हो आपको, और वो गलत है ऑब्सेशन आपको, और वो अनरियलिस्टिक है, यहाँ पे आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी 8th हाउस में है ना, अब डर, वहम, फोबिया, फियर, नेगेटिविटी, हम उसमें चले गए। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है, इसमें भी कांस्टेंट चेंज आपकी लाइफ में होते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे परेशान करने के लिए 8th हाउस में राहु इसीलिए प्रारब्ध के हिसाब से बैठा है। किसी के लिए बहुत बुरा बैठा होगा तो बाधक होगा, कोई स्पिरिट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कोई ऊपरी बाधा भी यहाँ पे हो सकती है 8th हाउस में, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ। और यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ राहु नेगेटिव चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, नेगेटिव लोगों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। राहु देखिए आपके 8th हाउस में बैठा होगा, आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, हर एक चीज़ के बारे में, जैसे राहु सबसे लिंक है, मून से लिंक है, सन से लिंक है, मरकरी से लिंक है, तो आप देखेंगे कि राहु जब 8th हाउस में बैठा होगा तो आपकी जो ममता का लेवल है, जो इमोशंस का लेवल है, वो बहुत चेंज होता रहता है। सन, अगर आप यहाँ पे राहु को देखेंगे, वो 8th हाउस में बैठा है, तो आप देखेंगे एक अथॉरिटी या पावर या पोजीशन वाली जो भी बात आएगी ना जीवन में, वो भी समटाइम्स इट इज़ नॉट देयर एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी मच। राहु आप देखेंगे कभी बहुत इंटेलिजेंटली 8th हाउस में बैठा हुआ कम्युनिकेट कर रहा है, और कभी कभार ऐसा राहु जो है वो आपको ये शो करेगा कि अरे इनसे बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है जीवन में। तो जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर राहु कभी कभार ऐसे नियम और ऐसे कानूनों की तरफ जाएगा जहाँ पे लोगों की लाइफ चेंजिंग वो कर दे, और कभी कभार कोई भी नीति नियम वो नहीं मानेगा। राहु यहाँ 8th में बैठ के, राहु कभी यहाँ पे आपको बैठ के काम में उत्कृष्टता दिला सकता है। कोई भी परेशानी हो गई, ऐसा आदमी को कुछ मतलब ही नहीं रहा, वो टॉप पे पहुँच गया। और कोई आदमी जीवन में ऐसा रहा कि राहु 8th हाउस में है और उसने जीवन में कभी कोई काम ही नहीं कर पाया, लेथार्जी, लेजीनेस चला गया, उसके जीवन में डार्कनेस आ गई, आप ऐसा कह सकते हैं। कभी कभार राहु 8th हाउस में बैठ के कैन मेक यू अ ग्रेट आर्टिस्ट, ब्यूटी लवर, और बहुत अच्छा। और कभी 8th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको परवर्ट बना सकता है, सेक्स में, इंटीमेसी में, रिलेशनशिप्स में आपका नाम खराब कर सकता है। राहु आपका 8th हाउस में बैठा हुआ कैन गिव यू अदम्य साहस आपको प्रदान कर सकता है, और कभी कभार आपको ऐसा साहस प्रदान कर सकता है जो आपको क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ ले जाए और आप फंस जाए वहाँ पे। इस बात को याद रखिएगा, ये कांस्टेंट चेंजेस जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। केतु ऑन द अदर हैंड जब 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो वो कुछ मामलों के लिए अच्छा है। केतु एंड 8th हाउस गो हैंड इन हैंड, क्योंकि स्कॉर्पियो उसका काल पुरुष की कुंडली में उसकी अपनी राशि है। 8th हाउस में बैठा हुआ केतु कैन गिव यू अ टेस्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, धर्म एंड ज्ञान एंड गूढ़ता, वो आपको दे सकता है। तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको किस चीज़ से बचना है? केतु अगर 8th हाउस में बैठा हो, एक्सट्रीमिज्म से बचना है। किसी भी चीज़ की अति से हमेशा बचिए जब केतु 8th हाउस में बैठा हो, चाहे वो अति खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे ज्ञान, किसी भी चीज़ की अति यहाँ पे आपको नहीं करनी है। कोई ऐसा पॉइंट हो, आप उस चीज़ को अपने जीवन से त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको नुकसान कर देगा बाद में। जीवन में केतु 8th हाउस में बैठा हो, कभी भी बहुत ज़्यादा हाइपर और कभी भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड, ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस अपना बनाना है। आपको बहुत इराटिक बिहेवियर अपना तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा नाइस, नेवर, पीपल आर गोइंग टू किल यू इस चीज़ में। तो यहाँ पे आपको मिडिल में रहना है, ना बहुत ज़्यादा आपको आताताई बनना है यहाँ पे, और ना यहाँ बहुत ज़्यादा दयालु या दीन बन जाना है। ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके आएंगे। मूलभूत इस बात को याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा उदार हो गए, बहुत ज़्यादा लाइफ से कट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं देखा, अरे ठीक है, हो जाए हो जाए हो जाए,
हो जाए में सब बर्बाद हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। ज़्यादा उदारता दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है। जीवन में आपको यहाँ एक बात और समझनी है, केतु अगर 8th हाउस में बैठा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एवरीथिंग, इस बात को ये याद रखिएगा। यहाँ पे इस चीज की सोच को भी आपको अपने दिमाग से अलग रखना है। जब केतु 8th हाउस में बैठा होगा, हर एक चीज, रिलेशन, काम, रिश्ते, पैसा, जो भी चीज हमारे जीवन के आते हैं, नजदीक निकट आते हैं, उसमें हर चीज में हमको प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है। यू हैव टू सैक्रिफाइस दिस हैबिट, अदरवाइज यू कैन फॉल, आप गिर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जीवन में हर एक चीज जो है वो हमारे ये लॉस हो गया, हमको यहाँ से ये फायदा हो जाए। केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है, बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ों की तरफ मत जाइए, इन चीज़ों से आपको लॉस ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। एक और पॉइंट मैं आपको लास्ट में केतु का बताऊं जो आपको त्यागना है। केतु यहाँ पे बैठ के कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे देता है यहाँ पे बैठ के। अब वो कभी पूरी होंगी, कोई सोच दे देता है ना कि हाँ हमारा ये हो जाएगा, हमारे चाचा जाएंगे तो हमको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं अभी चला जाऊंगा इंग्लैंड, वहाँ पे महल बना लूंगा, ये कर लूंगा। इस प्रकार के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे देता है जो कभी पूरी होती नहीं है, या पूरी होती है तो पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। उस सोच में, उस चीज से आपको हमेशा बचना चाहिए, ये याद रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आपको काफ़ी एजुकेट भी करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।